भी कहा था कि वोडाफोन आइडिया अब 10 के नीचे है। कुछ लोगों के पास पोजीशंस हैं, कुछ लोग लेना चाहते हैं। जिनके पास है उनको भी सुनना चाहिए और जो लेना चाहते हैं उनको भी सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? जो अभिषेक जी लेके आए हैं उन्होंने कुछ रिसर्च की है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए हैं। एक बार वोडाफोन आइडिया के बारे में पता कर लेते हैं, फिर सर के रिकमेंडेशन भी फिर ले लेंगे और ट्रेडिंग कॉल्स भी पता करेंगे। अभिषेक जी बताइए क्या क्या पॉइंट्स है आपके पास? जी, वोडाफोन आइडिया के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब हम शेयर में देखेंगे तो 3 महीने में 50% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। शेयर है 9 रुपये के आसपास और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार मुश्किलें हैं। नई मुश्किल आई है डीओटी यानी कि टेलीकॉम विभाग की तरफ से। डीओटी ने वोडाफोन आइडिया को एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस भेजा गया है स्पेक्ट्रम नीलामी के जो बकाये थे उसमें बैंक गारंटी के भुगतान को लेकर। ये रकम है करीब करीब 24,700 करोड़ रुपए के आसपास की और हालांकि वोडाफोन आइडिया ने मांग की थी कि इस पर राहत दी जाए, इसे छूट दी जाए बैंक गारंटी के नियम से, लेकिन 2022 से पहले के जो मामले हैं उसमें बैंक गारंटी का भुगतान करना है कंपनी को। 2022 और 2024 में उसमें बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करना है, तो इसको लेकर ये नोटिस भेजा गया और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट हो रही है। दरअसल स्पेक्ट्रम का जो भी बकाया है उस पर कंपनी को मॉरेटोरियम मिली हुई थी और मॉरेटोरियम की जो मियाद है वो खत्म हो रही है सितंबर 2025 में और नियमों के मुताबिक उस मियाद के खत्म होने से 1 साल पहले एडवांस में आपको बैंक गारंटी का भुगतान करना है। तो एक नई टेंशन है वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों के लिए और कंपनी के लिए निश्चित तौर पर। अगर हम वोडाफोन आइडिया के लिए बाकी अगर हम चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है क्योंकि कंपनी का घाटा लगातार आ रहा है। हमने देखा था कि पहली तिमाही में यानी कि Q1 में करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए के घाटे का आंकड़ा पोस्ट किया था। इसके अलावा एजीआर समेत अगर हम ड्यूज की बात करें, टोटल बकाया की बात करें, तो ये रकम बैठती है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की भी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एजीआर को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन रद्द हुई थी और उससे भी एक झटका लगा था कंपनी पर। एजीआर की जो बकाया है वो है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। एक और चिंता यह है कि टैरिफ रिवीजन को माना जा रहा था कि कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि जुलाई में तमाम कंपनीज अपने टैरिफ में रिवीजन किया था। वोडाफोन आइडिया ने करीब 20% के आसपास अपनी टेलीकॉम की दरें बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद हो ये रहा है कि लगातार ग्राहक जो है वोडाफोन के नेटवर्क से दूरी बना रहे हैं। तो ये एक नई चिंता उभर के आ रही है। 5G सेवाएं के रोल आउट में देरी हो रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन टेंशन की बात यह है कि 5G सेवाओं को अगर शुरू करना है तो उसके लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ेगी और ये शायद पैसे कंपनी के पास नहीं है। आपको याद होगा कि वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ के जरिए 24,500 करोड़ रुपए जुटाए जरूर थे, लेकिन जो भी देनदारियां हैं या फिर कंपनी की जो जरूरतें हैं उसके मुकाबले ये रकम बहुत ज्यादा कम है। अगर हम सब्सक्राइबर में गिरावट की बात करें तो आप देखिए मार्च में करीब 7 लाख सब्सक्राइबर घटे, अप्रैल में 7.25 लाख, मई में करीब 9.25 लाख, जुलाई में आंकड़ा बढ़ के 14 लाख पर पहुंच गया। हालांकि अगर हम अगस्त की बात करें तो उसमें रफ्तार थोड़ी सी कमाई है, फिर भी लगभग 50,000 सब्सक्राइबर की कमी हमने वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए वोडाफोन आइडिया के लिए देखी है। अगर टैरिफ रिवीजन की बात करें, टैरिफ कितने बड़े हैं तो रिलायंस जियो ने 12 से 25% बढ़ाए थे, भारतीय एयरटेल ने 10 से 21% और वोडाफोन आइडिया ने 10 से 23% का टैरिफ रिवीजन किया था। लेकिन ये फ्रूटफुल होने के बजाय इससे एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है वो एक चिंता की बात है। तो सब्सक्राइबर का घटना, लगातार घाटा, अब नई टेंशन टेलीकॉम विभाग की तरफ से और बकाया 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक के, ये तमाम चीजें वोडाफोन आइडिया को मुश्किल में डाल रहे हैं और शेयर अब ये 18 रुपए से गिरते गिरते 9 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो 10 रुपए के नीचे आ गया और ये पॉइंट क्या क्या थे आपको सबको नोटिस हो गया होगा। आगे बढ़ें, अब जरा अजीत सर से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर पूरी रिसर्च, अजीत सर आपके ट्रेड कौन से हैं जरा वो बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए लॉन्ग एंड शॉर्ट अभी भी ये अप्रोच रिकमेंड करने की सलाह होगी, कंसिडरिंग कि कुछ एक सेक्टर थीम जैसे हमने पहले भी बात की, आईटी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो उसमें से आईटी मेजर्स इन्फोसिस जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी आपको यहाँ पे शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो स्टॉक में 1905 के स्टॉप लॉस के साथ 1980 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे टाटा मोटर्स जहाँ पे कि ऑटो पैक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था
स्टॉक अभी अपने 200 EMA के पास एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट एक काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अभी भी है। तो जस्ट एक पॉज है एक नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउन मूव से पहले। तो यहाँ पे थ्रू पुट आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 920 वाली पुट, जो कि करीब अभी 19 के पास ट्रेड कर रही है, 15 के स्टॉप लॉस के साथ, 28 तक के टारगेट्स के साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज के ट्रेड भी नोटिस करवाने के लिए और कुल मिला के सभी जो भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे उन सब के आंसर्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल मार्केट जस का तस है, करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और 83 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खड़ा हुआ है। दोनों में एक चीज़ अच्छी है, पहला 24,800 को बचाने की कोशिश है और 25,000 को रिपेयर करने की एक अटेम्प्ट निफ्टी के अंदर विजिबल है, ये दिख रहा है। दूसरा 51,000 बैंक निफ्टी का बचा रहता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको पक्का ना मानिए, बाज़ार वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव होगा, हो सकता है आज बॉटम बनाए कल चल जाए। थोड़ा सतर्क रह के कम पोजीशंस में काम कीजिए, उसी से ही मंगल होगा।